थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बुक समरी ऑफ थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के बहुत से लोग एक कर्मचारी हैं जो कि अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। वे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी से उतनी आज़ादी नहीं मिलती। साथ ही कभी कभी मार्केट के हालात बदलने से उन्हें अपने काम से हाथ भी धोना पड़ता है। यह किताब बताती है कि किस तरह से एक कर्मचारी खुद को अपने काम में बेहतर बना सकता है। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचकर एक सीईओ की तरह एक्शन ले सकते हैं। इस किताब की मदद से आप जिम्मेदारी लेना सीखकर ना सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से करना सीखेंगे, बल्कि अपने सपनों को पाने के तरीके के बारे में भी जान पाएंगे। इस समरी को पढ़कर आप क्या सीख सकते हैं? एक कंपनी में किस तरह से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, किसी कंपनी को छोड़ते वक्त आपको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। एक नई शुरुआत को एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होती है। जब आप किसी कंपनी में नए जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर खुद को साबित करके दिखाना होगा। लोग आपके लिए नए होंगे और हालात शायद आपका साथ ना दे। ऐसे में आपको इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आकर आपको कुछ बताए, बल्कि आपको खुद से जिम्मेदारी लेकर अपने कैरियर को आगे लेकर जाना है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपके बॉस को क्या चाहिए। अगर आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि आप अपने सुपीरियर्स को किस तरह से खुश रख सकते हैं। कुछ समय बिताने के बाद आपको यह पता लगने लगेगा कि आपके गोल्स क्या हैं। एक बार आपके हाथ में आपके गोल्स हो, आप उनमें से सबसे ज़रूरी गोल को चुनिए और उसे हासिल करने पर काम शुरू कर दीजिए। साथ ही छोटे छोटे गोल्स पर भी ध्यान देना मत भूलिए। जब आप किसी भी नई कंपनी में जाएं, तो आप शुरुआत के 4 से 6 हफ्ते तक अपना पूरा जोर लगा दीजिए। इस तरह से हमेशा काम करना संभव नहीं है, लेकिन नई कंपनी में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको यह करना होगा। कुछ समय के बाद आप वापस अपने पुराने रूटीन को अपना सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ चुन सकते हैं। इन 4 से 6 हफ्ते की प्लानिंग कीजिए और इनमें अपने करियर को आगे लेकर जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही खुद को ठंडा रखने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले काम करते रहिए। कसरत करना और अच्छा खाना खाना तनाव कम करने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है। किसी भी संस्था में आगे निकलने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग बैठकर दूसरों के ऑर्डर्स का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सारे सिस्टम और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसके हिसाब से खुद काम करते हैं। इस तरह के लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर का पता होता है कि उन्हें करना क्या है और वे बिना किसी के ऑर्डर का इंतज़ार किए अपना काम करने लगते हैं। वे अपने पहले आइडिया को तब तक बेहतर बनाते रहते हैं जब तक वह कामयाब ना हो जाएं। आगे निकलने के लिए आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी कंपनी या आपकी संस्था किस मकसद को हासिल करने के लिए काम करती है। इसके बाद आपको खुद से प्लान बनाना होगा और यह सोचना होगा कि किस तरह से आप कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह से काम करता है। आपको यह जानना होगा कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट किस तरह से काम करते हैं। आपको अपनी कंपनी के हर फालतू को खर्चों अच्छे से समझना होगा, ताकि आप यह जान सकें कि आपके काम का क्या महत्व है। जब तक आप बड़े पिक्चर्स को नहीं देखेंगे, तब तक आपको अपना महत्व नहीं समझ में आएगा। साथ ही आप अपने ग्राहकों को भी समझिए। यह देखिए कि आपकी कंपनी किस तरह से ग्राहकों की जिम्मेदारी और ज़िंदगी बदलने का काम कर रही है। फिर यह देखिए कि आप किस तरह से उन्हें अच्छी सर्विस दे सकते हैं।
अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर भी ध्यान दीजिए। यह सोचिए कि आप कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अंत में हारने से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि यह आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। आप इससे डरिए मत, वरना आप नए काम करना और रिस्क लेना बंद कर देंगे। कभी मौके का फ़ायदा उठाने से पीछे मत हटिए। रिजेक्शन सहना ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आपको इससे निकलने के तरीके सीखने होंगे। जितने भी लोग महान बने हैं उनमें बहुत से लोग ने निकम्मा समझकर रिजेक्ट किया है। महानता के रास्ते में आपको रिजेक्शन नाम का एक पड़ाव ज़रूर मिलेगा। ऐसे में शिकायत करने के बजाय आपको इससे निकलने के तरीके सीखने चाहिए। इससे निकलने का सबसे पहला तरीका है अपनी भावनाओं के बारे में लिखना। आप एक डायरी बनाइए और उसमें वो सब कुछ लिखिए जो आप महसूस कर रहे हैं। इससे आप खुद को अपनी भावनाओं से अलग करके उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ एक आभार जताने वाली डायरी भी रखिए। इसमें आप हर दिन यह लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। उन लोगों के बारे में लिखिए जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी में हो रही अच्छी बातों पर ध्यान दे पाएंगे। आप अपने साथ लोगों से अपनी परेशानियों को बांटिए। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप दूसरों की राय लेने से दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख भी पाएंगे। आपके दोस्त और आपका परिवार मुश्किल वक्त में आपको संभाल सकता है, इसलिए कभी भी अपनी परेशानियों को अपने तक मत रखिए। आप उन लोगों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने अब तक आपकी मदद की है। इससे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आगे चलकर वो रिश्ते आपके काम आ सकते हैं। एक सीईओ की तरह सोचकर आप खुद को आने वाले हालातों के लिए तैयार कर पाएंगे। बदलाव शायद किसी और को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हालात बदलने पर हमें खुद को बदलना होता है। हमें वो चीज़ें सीखनी होती है जो हमें नहीं आती हैं, और वो काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। लेकिन यह चाहे अच्छा लगे या बुरा, बदलाव हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिससे बचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में हमें इसके लिए खुद को तैयार करने सीखना चाहिए। इसलिए आपको एक सीईओ की तरह सोचना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है और बदलती सरकार, बदलते नियम और बदलते मार्केट के हालात के हिसाब से आपकी कंपनी में क्या बदलाव आ सकता है। आपको ये देखना होगा कि वो बदलाव क्यों ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी या आपकी कंपनी का बदलना क्यों ज़रूरी है। इन बातों पर लगातार ध्यान देते रहने से आप होने वाले बदलाव के बारे में अच्छा ही पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से खुद को बदलने के लिए प्लान बना सकते हैं। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में मत सोचिए, बल्कि एक बड़े पिक्चर को देखिए। यह देखिए कि उस बदलाव के होने से आपके साथ साथ कितने सारे लोगों पर असर होगा, किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन्हें नुकसान होगा। इससे आप इस बदलाव को पर्सनली नहीं लेंगे। आपको यह नहीं लगेगा कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहा है या फिर आपकी किस्मत खराब है। जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपको यह लगेगा कि आप हालात को काबू कर सकते हैं और आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज पाएंगे। जब आप इन समस्याओं को पहले से ही भांप लेंगे तो आप पैसों का इंतज़ाम भी कर पाएंगे। इससे आप भविष्य में आने वाली परेशानियों को कुछ हद तक सुलझाकर अपने ऊपर के प्रेशर को कम कर पाएंगे। जब आप भविष्य की चिंता से आज़ाद होंगे तो आप इस समय के कामों पर भी अच्छी तरीके से ध्यान दे पाएंगे। तारीफ को अपनाना सीखिए, क्योंकि इससे आप खुद को परफॉर्मेंस में बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत बार जब हमारे बारे में या हमारे काम के लिए कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम अच्छा बनने के लिए कहते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इस तरह का बर्ताव करने से आप न सिर्फ खुद को बल्कि सामने वाले के मूड को भी ख़राब कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आपकी तारीफ़ कर रहा है वह आपके उस काम को लेकर पॉजिटिव महसूस कर रहा है। जब आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वो काम तो कुछ भी नहीं था, या आप सारा क्रेडिट किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो आप सामने वाले को यह बताते हैं कि आप उस तारीफ़ के लायक नहीं हैं। इस वजह से वो व्यक्ति अगली बार से आपकी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता। साथ ही आप जब उस तारीफ़ को अपना नहीं रहे होते तो आप खुद का एक इनाम लेने से इनकार कर रहे हैं। तारीफ़ से आपको एक एनर्जी मिलती है जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उस चीज़ को ना अपनाने से आप अपने काम में बेहतर नहीं बन पाते। तो आखिर किस तरह से आप तारीफ़ को अपना सकते हैं? इसके लिए आप
5 स्टेप का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आप एक थैंक यू कहिए और सामने वाले को यह दिखाएं कि आप उस तारीफ़ को सुनकर खुश हैं। इसके बाद यह कहिए कि आपको भी अपने काम के नतीजों को देखकर अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस हो रहा है। आप चाहें तो उसे अपनी कहानी सुना सकते हैं कि किस तरह से आपको दिमाग में यह आइडिया आया या फिर किसकी मदद की वजह से यह काम पूरा हो पाया। दूसरों को क्रेडिट देना मत भूलिए। यह बताएं कि किसने इस सफ़र में आपकी मदद की। चौथे स्टेप में आप सामने वाले की भी एक छोटी सी तारीफ़ कीजिए। आप उन्हें यह कह सकते हैं कि किस तरह से उनकी इस पॉजिटिव बातों से आपको और अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। आप उन्हें यह बता सकते हैं कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति का भी आपकी कामयाबी में हाथ है। अगर सामने वाला काफ़ी समय से आपकी तारीफ़ किए जा रहा है और रुक ही नहीं रहा है, तो आपको किसी दूसरे टॉपिक पर बात करना शुरू करना चाहिए। ज़्यादा तारीफ़ करने से एक व्यक्ति को अजीब महसूस हो सकता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो बातों को घुमाने में कोई गलत बात नहीं है। शुगर गेन प्रिंसिपल की मदद से आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। लेखिका जब छोटी थी तो उन्होंने चाय में बहुत चीनी मिलाकर पीने की आदत थी। उन्हें पता था कि उनकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो खुद को मीठी चाय पीने से रोक नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि वह हर दिन अपने चाय में चीनी के कुछ दाने कम डालेगी। वो हर दिन अपने चम्मच में से थोड़ी थोड़ी चीनी कम करके चाय में मिलाने लगी और साल बीतते बीतते उनकी आदत सुधर गई। इसके बाद उन्होंने इसी तरीके को अपनाया और अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का हासिल किया। उन्होंने इसका नाम शुगर ग्रेन प्रिंसिपल रखा। इस तरीके के इस्तेमाल से आप बड़े लगने वाले गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में हासिल कर सीख सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 5 स्टेप्स में कर सकते हो। सबसे पहले यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और यह सोचिए कि उस चीज़ को हासिल कर लेने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाएगी। इसके बाद आप यह सोचिए कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे। यहाँ पर आप 3 गोल्स को सेट कीजिए जिन्हें पूरा करने पर आप अपने सपनों को हासिल कर लेंगे। इसके बाद आप उन छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में सोचिए, उन छोटे छोटे कामों के बारे में सोचिए जिसे करने से आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। इन कामों को हर रोज़ करने से आप एक रफ्तार बना पाएंगे और खुद को एक्टिव रख पाएंगे। समय के साथ यह काम करना आपको आसान लगेगा और आप इन छोटे छोटे कामों को करते हुए अपने गोल्स के नज़दीक पहुंचने लगेंगे। इसके बाद यह तय कीजिए कि आपको अपने गोल्स को कितने समय में हासिल करना है। अगर आपको उस गोल को पूरा करने की जल्दी नहीं है तो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार भी उस काम को करेंगे तो भी वह काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको उस एक समय से पहले पूरा करना है तो आपको एक ऐसी रफ्तार तय करनी होगी कि आप उस समय के अंदर तक अपने उस गोल को हासिल कर लें। अंत में आप यह देखिए कि अब तक आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप हर रोज़ अपने प्रोग्रेस को नापिए और यह देखते रहिए कि आप अपने गोल को कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं। इससे आपको यह पता लगता रहेगा कि कब आप धीरे चल रहे हैं। इससे आप खुद को लाइन पर रख पाएंगे और भटकने से रोक पाएंगे। अपने काम को छोड़ते वक्त भी आप लोगों से अपने रिश्तों को बिगाड़ने मत दीजिए। बहुत बार जब लोगों का काम से निकाला जाता है या वो खुद काम छोड़ रहे होते हैं तो भी वो सभी लोगों पर अपनी भड़ास निकालकर कंपनी से जाते हैं। काम से निकाले जाने पर वे बहुत गुस्से में रहते हैं और वह यह फैसला करते हैं कि वह हर किसी से रिश्ते तोड़ देंगे। ऐसा करने से आप अपने लिए बहुत ही सारे दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपनी कंपनी को अलविदा कहने पर भी आप लोगों को शुक्रिया कहिए और उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आपको कहीं और काम मिल गया है तो आप इसके बारे में अपने बॉस से पहले ही बात कर लीजिए। आप उनसे इस तरह से बात मत कीजिए जिससे यह लगे कि आप उनकी नौकरी पर लात मारकर जा रहे हैं, और ना ही इस बात की शिकायत कीजिए कि आपको उनके यहाँ काम करने में क्या परेशानी है। आप उनसे बस ये कहिए कि आपके हाथ में एक नया मौका लगा है और आप उसे गंवाना नहीं चाहते। अपने काम को छोड़ने से पहले अपने सारे कामों को अच्छे से पूरा कीजिए। आपके जाने के बाद किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि आप अपना काम अधूरा छोड़कर निकल गए हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कभी मत कीजिए। इसके बाद अपने साथ काम करने वाले लोगों को शुक्रिया कीजिए। उनसे यह बताइए कि किस तरह से उन लोगों ने आगे बढ़ने में आपकी मदद की। उन्हें बताइए कि आप उनके कितने शुक्रगुजार हैं।
आप चाहें तो हर व्यक्ति के लिए एक चिट्ठी भी लिख सकते हैं। अंत में आप हर किसी से कांटेक्ट बनाकर रखने की पूरी कोशिश कीजिए। आप अपना कांटेक्ट हर किसी को दे दीजिए ताकि जब भी किसी को ज़रूरत हो वो आप तक पहुंच सके। सभी को सोशल मीडिया पर ऐड कर लीजिए, इससे आप अलग होने के बाद भी रिश्ते को बनाए पा रखेंगे। दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचकर आप खुद को आने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं और जिम्मेदारी लेना सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप आने वाली समस्याओं को कैसे हैंडल करना है ये भी जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कंपनी को और उस मार्केट को समझना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह से आप अपनी कंपनी के ग्राहकों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। आपको अपने काम की अहमियत को समझना होगा। इस तरह से आप यह जान पाएंगे कि मार्केट के हालात बदलने से आपके काम पर किस तरह से असर पड़ेगा। इससे आप अपनी किस्मत की डोर को अपने हाथ में लेकर चल पाएंगे और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। हर रोज़ कुछ काम करते रहिए और साथ ही साथ ये भी देखते रहिए कि आप अपने गोल की तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की इस समरी में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।